बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आज की इस वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, PSER पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें पंजाब के पूरे घरानों के सर्वे किए जा रहे हैं। लेकिन वो सर्वे पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सर्वे हमारे यूनियन कौंसिल लेवल पे पूरे पंजाब के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यूनियन कौंसिलों में हम जा रहे हैं, वहाँ पे रश होने की वजह से हम वो सर्वे जो है वो नहीं करवा पा रहे। तो इसका कोई आसान तरीका बताएं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने कम से कम वही लोग अपने घरानों के या अपने हमसायों के वो लोग घर बैठ के अपना सर्वे खुद कर लें। तो मैंने वो आज की इस वीडियो में सर्वे करने का मुकम्मल तरीका और बहुत ही आसान अल्फाज में एक एक चीज़ यहाँ पे समझा दी है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखें, आखिर तक लाजमी इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को सारी मालूमात मिल सके। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ को आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ समझाया है। तो इस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें, बहुत ही आसान तरीका है। लाइनों में लगने की बजाय आप लोग बाआसानी अपने घर में बैठकर आराम से ये वाला सर्वे अपना मुकम्मल कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मालूमात अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक इसको लाजमी पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो कि 2024-25 का ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें वो लाजमी शामिल हो सकें। सर्वे में इंदराज की जो आखिरी तारीख हुकूमत की तरफ से बताई गई है वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद ये सर्वे क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा उनके डाटा की जो वैलिडेशन है वो की जाएगी, उनके डाटा को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद मार्च के अंदर जो मुफ्त राशन की तकसीम है वो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग यूनियन कौंसिल दफ्तरों में अप्रोच कर सकते हैं वो वहाँ पे जाके अपना सर्वे करवाएं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इंटरनेट चलाना जानते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। घर में बैठकर अपना ये सर्वे खुद अपना मुकम्मल कर लें। अपने जो ख़ानदान के लोग हैं, जो आपके करीबी हैं, जानने वाले हैं, या आपके गाँव मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, जो ना यूनियन कौंसिल दफ्तर में जा सकते हैं और ना ही वो पढ़े लिखे हैं कि वो ख़ुद अपना अप्लाई कर लें, तो अल्लाह की रज़ा की खातर उन लोगों का इस सर्वे में लाजमी शमूलियत करवाएं। इस सर्वे में लाजमी उन लोगों का अप्लाई करवाएं, ताकि वो लोग भी इस सर्वे में शामिल होकर अपना जो हुकूमत की तरफ से अपना हक़ है वो ले सकें। एक दफ़ा फिर दोबारा बताता चलूँ कि इस सर्वे में शामिल होने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका ये है कि या तो आप उधर यूनियन कौंसिल दफ्तर में जाकर अपना अप्लाई करवा लें, या फिर ऑनलाइन पोर्टल की मदद से आप अपना घर बैठकर ख़ुद अप्लाई कर लें। घर में बैठकर अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो आज की इस वीडियो में शामिल है। वीडियो लेंथी लंबी ज़रूर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी इसके अंदर सवालात हैं, जितनी भी सारी इसके अंदर मालूमात पूछी जाती है, एक एक चीज़, एक एक सवाल के बारे में आपको यहाँ पे मुकम्मल मालूमात मिलेगी। मेरा ख्याल है कि इस तरह की मुकम्मल वीडियो, मुकम्मल एक एक सवाल के बारे में आपको पूरी यूट्यूब के अंदर ऊपर कोई भी नहीं बताएगा कि किस सवाल का क्या मतलब है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की आपकी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात PSER पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के हवाले से जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कर किए गए हैं। कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जो इसके अंदर छोड़ा गया हो। तो आप तमाम लोग जिन्होंने अप्लाई करना है, जो ख्वाहिशमंद हैं कि जी हम घर बैठकर अपना इसमें PSER सर्वे में ख़ुद अप्लाई करेंगे, तो वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देख कर फिर अप्लाई शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आधी वीडियो देखें और अप्लाई करना शुरू कर दें। दरमियान में जाकर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पिछले सवालों के साथ वो जुड़े होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी एक ऐसा सवाल का जवाब आप इसके अंदर एंटर कर दें जो कि पूरे सर्वे का सत्यानाश कर दे और आपका घराना मुकम्मल तौर पर नाअहल हो जाए। क्योंकि जिसका एक दफ़ा सर्वे सेव हो जाएगा उसकी एप्लीकेशन दोबारा एडिट नहीं हो सकती, दोबारा उसमें किसी किस्म की आप तब्दीली नहीं कर सकते। तो आप लोगों से गुजारिश है
कि वीडियो को मुकम्मल देखकर फिर दोबारा अप्लाई करना आप शुरू करें। जहां पे आपको किसी चीज़ की समझ ना आए वो वीडियो को वहां पे जाके स्टॉप करके वहां से दोबारा इसको देखें। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई आपको मालूमात नहीं मिलती, समझ नहीं आती, तो हमारे इसी YouTube चैनल के इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी ताकि आप लोग भी इस सर्वे में शामिल हो सकें। तो आज की ये वीडियो जो कि सर्वे के हवाले से है कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने सिंपल सर्च करना है PSER प्रोग्राम पंजाब। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली ही वेबसाइट PSER.punjab.gov.p के नाम से ये जो आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही है ये ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट को आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि जी यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, जबकि हमारे पास पासवर्ड तो है नहीं। लेकिन जी इसमें अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे पासवर्ड और आईडी बनाने के लिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ से आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ से बआसानी लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर करें का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आगे फर्दर एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के ज़रिए से आप अपनी मालूमात यहाँ पे सारी दर्ज करेंगे और उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इस पेज पे आपने कौन कौन सी अपनी मालूमात दर्ज करनी है जहाँ से आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। मुकम्मल नाम में मुकम्मल नाम का मतलब ये होता है कि जो आपका नाम शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने वो दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे शिनाख्ती कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना 13 हिस्सों पर मुश्तमिल शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। इसके बाद नेटवर्क यहाँ से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपकी सिम कौन से नेटवर्क की है, जैज़, वारिद, टेलीनॉर, यूफोन या जोंग, जो भी नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेटवर्क आपने यहाँ से चूज़ करना है। इसके बाद वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपका पूरे पंजाब में से कौन सा ज़िला है, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं वो यहाँ से आपने अपना ज़िला चूज़ करना है। ज़िला चूज़ करने के बाद साथ ही इसके तहसील होती है कि आप अपने ज़िले की कौन सी तहसील में रह रहे हैं, तो यहाँ से आपने अपनी तहसील को चूज़ करना है। तहसील लिखने के बाद यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन आ रहा है, ईमेल एड्रेस को आपने छोड़ देना है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिन ऑप्शंस के साथ ये रेड कलर वाले जो स्टार लगे हुए हैं ये आपने लाजमी फिल करने हैं, और जिनके साथ स्टार नहीं होगा तो वो अगर आप छोड़ भी देते हैं तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप यहाँ पे लाजमी लिखें। अब ईमेल एड्रेस के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो आपसे ईमेल एड्रेस नहीं मांगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ईमेल एड्रेस होता तो है लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हमारा कौन सा ईमेल एड्रेस है। इसके बाद है पासवर्ड। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें ABC के अल्फाज होने चाहिए और उसके बाद गिनती 1 2 3 4 के होने चाहिए। जैसा कि आप कोई भी नाम यहाँ पे, जैसा कि आपका अपना नाम है हैदर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैदर, आगे उसके 1 2 3 4 या 7 8 9 10 इस तरह का, मतलब कि कोई भी आगे 3 4 हिस्से और अपना नाम यहाँ पे लिखे। तो पहले एक ऑप्शन है पासवर्ड का, सेकंड है कंफर्म पासवर्ड, और वही पासवर्ड जो आपने पहले खाने में दर्ज करना है इसी के साथ आपने दूसरे खाने में भी आपने वही पासवर्ड दर्ज करना है। इसके बाद सबसे आखिर में जब ये सारी चीज़ें आपने ऊपर लिख ली हैं तो आखिर में आपको रजिस्टर करें का ये हरे रंग वाला बटन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद वो दोबारा आपको इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा कि यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, मतलब कि आप अपना शिनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करें, और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखा होगा 8 हिस्सों या उससे ज़्यादा पर, तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके साथ ही पासवर्ड के ये वाला एक ऑप्शन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये ऐसे एक आंख बनी हुई है, आंख के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि आप पासवर्ड को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करके वो लाइन हटाएंगे तो आप अपना पासवर्ड बआसानी यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो पासवर्ड पीछे सेट किया था कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो आप यहाँ से देख के पासवर्ड को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे हरे रंग वाला जो बटन है लॉगिन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अगला पेज खोल देगा जहाँ पे आपने अपने घराने की सारी मालूमात दर्ज करनी है। अब मैंने आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, लिहाजा मैं वो आपके सामने यहाँ पे दर्ज किए बगैर उसको खोल के अगला जो प्रोसेस होता है वो मैं आपके सामने शुरू कर देता हूँ। जैसे ही उस पेज से आपने लॉगिन करना है, ये वाला आपके सामने एक इंटरफेस, ये वाला पेज आपके सामने नज़र आ जाएगा
कि आपने पहले कितनी एप्लीकेशन सबमिट की हैं, यहाँ पे उनकी तादाद लिखी हुई आ जाएगी। और इसी के साथ अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं सबमिट की तो न्यू एप्लीकेशन और उसके साथ प्लस वाला एक साइन आपको नज़र आएगा, इस वाले टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो नए एप्लीकेशन की जो होगी, जो नया फॉर्म होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इसके अंदर आपके सामने ख़ानदानी सरबराह की मालूमात का एक टैब नज़र आएगा। इसी के साथ फैमिली रोस्टर का एक ऑप्शन होता है वो नज़र आएगा। इसके साथ राब्ते की मालूमात है वो आपके सामने नज़र आएगी। इसी के साथ असासों की मालूमात वो आपके सामने नज़र आएगी। इसके साथ है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, वो आपके सामने नज़र आएगी। मतलब कि आपकी ज़रूरी मालूमात कि अगर आपके घराने में कोई फ़र्द कोई ज़राअत का काम करता है तो वो यहाँ पे आपने अपनी मालूमात दर्ज करनी है, तो वो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मुतफर्रक मिसलेनियस का एक ऑप्शन है नज़र आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं जिनका आपने यहाँ पे जवाब देना होता है। आखिर में आपको रिव्यू जायज़ा लेने का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो पिछले जितने भी आपने सवालात के जवाबात यहाँ पे दर्ज किए हैं, यहाँ से आके आप उनका एक दफ़ा जायज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक दफ़ा एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप अपनी जो दी गई मालूमात है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, उसको सेव करने से पहले एक दफ़ा अपने तमाम मालूमात जो होंगी आपके घराने की, आपने जो यहाँ पे दर्ज की हैं, वो एक दफ़ा जायज़ा लेके उसका जायज़ा ले लिया करें ताकि बाद में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अब सबसे पहले हमारे पास है ख़ानदानी सरबराह की मालूमात, फैमिली हेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने आपके घराने का जो सरबराह है, चाहे वो औरत है या वो मर्द है, जो भी आपके घराने का जो जिसको आप सरबराह समझते हैं, आपने उसकी यहाँ पे मालूमात दर्ज करनी है। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करना है और उसके बाद उसका मोबाइल का नंबर लिखना है। मोबाइल नेटवर्क आपने उसका सिलेक्ट करना है, जैसे आपने पहले किया होगा जैज़, टेलीनॉर, यूफोन, जो भी नेटवर्क की आप सिम इस्तेमाल करते हैं, इस ऑप्शन से आपने उसका नेटवर्क चूज़ करना है। इसके साथ आपने उसका मोबाइल का नंबर लिखना है और दोबारा उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना है। एक ही मोबाइल नंबर आपने 2 दफ़ा लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक खाने में आप एक मोबाइल नंबर लिखें और दूसरे खाने में आप दूसरा मोबाइल नंबर लिखें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक ही मोबाइल नंबर आपने 2 दफ़ा यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप ऊपर कोई और नीचे कोई और नंबर लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दोनों खानों में आपने एक ही मोबाइल नंबर पैदाइश है। जैसे ही आप दूसरे पेज पे पहुंचेंगे तो ये हमारा सेकंड पेज है फैमिली रोस्टर का। ख़ानदानी सरबराह की मालूमात दर्ज करने के बाद फैमिली रोस्टर वाले यहाँ पे पेज पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पीले रंग का आपको एक बड़ा सारा नोट नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो मालूमात लिखी हुई है ये मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जितने भी खाने आपको नीचे नज़र आएंगे उनके साथ जिसके साथ भी रेड कलर वाला स्टार लगा होगा वो आपने लाजमी भरने हैं, वो लाजमी फिल करना है डाटा उनमें। अगर आप उनमें नहीं लिखेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। और जिसके साथ रेड कलर वाला स्टार वाला ऑप्शन नहीं होगा, अगर आप वो खाली भी छोड़ देंगे तो उसके बगैर आपका डाटा सेव हो सकता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे लिखा है एक एक करके तमाम फैमिली मेम्बर्स की मालूमात का इंदराज करने के लिए बराह करम न्यू ऐड मेंबर बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ एक ही वो करते क्या है कि सिर्फ ख़ानदानी सरबराह की मालूमात में जिस बंदे का उन्होंने सरबराह को सिलेक्ट किया है उसी की आगे सिर्फ एक ही फ़र्द की मालूमात यहाँ पे वो दर्ज करके बाकी की सारी मालूमात वो सेव कर देते हैं। ऐसा करने से आपका घराना बिल्कुल नाअहल हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें कि ऐड न्यू मेंबर कैसे ऐड करना है आपने। कि न्यू मेंबर का मतलब है कि आपके घराने के अंदर जितने भी लोग फ़र्द रह रहे हैं उनको आपने एक एक करके यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके घराने की जितनी भी मालूमात होगी वो मुकम्मल नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर आपने कैसे दर्ज करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली पूछ रहे हैं जो हमने घराने का सरबराह जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने घराने के सरबराह का नाम रशीदा बीबी लिखा है। तो यहाँ पे ये एक फ़ीमेल है तो आपने यहाँ पे उनकी जो जिनसी हैसियत है, अगर आपने पीछे मर्द किया है तो आपने यहाँ पे उसका जेंडर मर्द सेलेक्ट करना है। अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे आप उसको फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है कि रशीदा बीबी की तारीख़ पैदाइश क्या है। उसकी जो तारीख़ पैदाइश है वो आपने शनाख्ती कार्ड के अकॉर्डिंग लिखनी है। जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तारीख़ पैदाइश होगी वही आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिर्फ उनका साल लिखा होता है, जैसे कि 1985, 1990, 1962 सिर्फ साल लिखा होता है। उसके साथ ना तो महीना लिखा होता है ना ही उसकी तारीख लिखी होती है। ऐसे लोगों का आपने सिर्फ और सिर्फ 1/1/1990 जो भी उसका साल होगा साल आपने दुरुस्त लिखना है और उसकी जो तारीख पैदाइश होगी वो आपने सिर्फ 1/1 लिखनी है। मतलब कि उसकी चेंज नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखनी। वो बाय डिफ़ॉल्ट 1/1 ही होती है, लेकिन नादरा की तरफ से वो सिर्फ साल लिख हो जाता है, लेकिन उसकी जो तारीख और महीना होता है वो स्किप हो जाता है।
तो आपने उसका 1/1/1900 जो भी उसकी तारीख पैदाइश का साल लिखा होगा वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद है कि उसकी उम्र कितनी है, जो जिस फीमेल का आप डाटा पुट कर रहे हैं उसकी कितनी उम्र है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही उसकी जो एज होगी वो खुद ब खुद ही निकल आएगी, आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है कि जी रशीदा बीबी की अज़दवाजी हैसियत क्या है, कि आया कि वो शादीशुदा है, कंवारी है, तलाक़ी याफ्ता है, बेवा है, जो भी हुआ है वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब ये शादीशुदा खातून है तो आपने यहाँ पे शादीशुदा दर्ज कर देना है। एड्रेस की टाइप, एड्रेस की किस्म, कि एड्रेस इनका जो आपने यहाँ पे दर्ज करना है कि वो कौन सा है, तो आपने यहाँ पे उनका परमानेंट एड्रेस जो है ना वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। वो अब कौन से ज़िला में रह रहे हैं यहाँ पे वो आपने दर्ज कर देना है। ये फ़ीमेल जो है ये ज़िला रहीम यार ख़ान की रहायशी हैं, तो आपने मैं यहाँ पे ज़िला रहीम यार ख़ान लिखूँगा। इसके बाद है जी उनकी हेल्थ स्टेटस, कि उनकी सेहत का जो हैसियत है वो क्या है। इसके बाद पूछ रहा है कि रशीदा बीबी को कोई माजूरी है, अगर तो शनाख्ती कार्ड कोई माजूरी वाला बना हुआ है तो आपने यहाँ पे उनकी माजूरी दर्ज करनी है। अगर शनाख्ती कार्ड माजूरी वाला नहीं है तो आप यहाँ पे उनका नहीं लिखेंगे। अगर माजूरी वाला कार्ड बना हुआ है तो फिर उसकी हाँ करेंगे। अब इनकी माजूरी नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। इसके बाद लिखा है क्या जी रशीदा बीबी को कोई दायमी बीमारी है, ये आप समझ लें कि आप अपने घराने का जो डाटा फिट यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो सारी बात आपको पता होगा कि आपके घराने में जो फ़र्द हैं उनको कोई मूजी बीमारी तो नहीं है, यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है। तो अगर तो कोई मूजी बीमारी होगी तो आपने यहाँ पे हाँ करना है, और बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, जिनमें मेजोरिटी जो है कैंसर है, सांस की बीमारी, शुगर, हेपेटाइटिस, टीबी, पोलियो, गुर्दों का फेल होना, फ़िशार खून मतलब कि ब्लड प्रेशर, थैलीसीमिया, एड्स। और अगर इन बीमारियों के अलावा उनको कोई बीमारी लगी हुई है जिनका इन बीमारियों में अगर उसका कोई नाम नहीं है तो आपने ये दीगर वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे आके इसको हाँ या ना कर देना है। ठीक है जी। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर उनको एक से ज़्यादा बीमारियां हैं तो वो हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बीमारी है बाकी नहीं है तो वो आपने हाँ या ना में उसका जवाब लाजमी देना है। अगर आप यहाँ पे उसकी जो दायमी बीमारी है वो हाँ करेंगे तो बाकी नीचे अगर उसको सिर्फ दिल का मसला है, बाकी बीमारियां उसको नहीं है तो आप नहीं करेंगे। अगर दिल का मसला भी है या शुगर भी है साथ, ये दो हाँ करेंगे तो बाकी सारी उसकी ना कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी को आपने हाँ किया और बाकी के खाने खाली छोड़ दिए तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी फ़िलहाल रशीदा बीबी को कोई बीमारी नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। नहीं, अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो अगला पेज यहाँ पे नहीं खुलेगा। इसके बाद है जी एजुकेशन स्टेटस, कि आया कि जिस बंदे का आप यहाँ पे डाटा पुट कर रहे हैं उनको कोई मतलब कि वो कोई पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी भी ज़ुबान में पढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस घराने के मेंबर का आप यहाँ पे डाटा दर्ज कर रहे हैं, आया कि वो किसी भी ज़ुबान में मुख्तसर जुमला समझकर पढ़ सकता है या नहीं। अगर तो वो लिख पढ़ सकता है तो यहाँ पे आपने उसको हाँ करना है। अगर वो नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल अनपढ़ है, तो वो आपने यहाँ पे नहीं करना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती तो मैंने यहाँ पे इसका नहीं कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है कि रशीदा बीबी कभी किसी स्कूल या कॉलेज में गई हैं, अगर तो गई हैं तो आपने हाँ करना है, अगर नहीं गई तो नो करना है। अगर आप हाँ करेंगे तो इसके साथ ही वो आगे पूछ रहा है कि वो कौन सी आखिरी डिग्री है जो उसकी हाईएस्ट है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कहाँ तक वो पढ़ी हुई है। तो आपने यहाँ से उसकी जो हाईएस्ट क्लास होगी, अगर वो प्राइमरी है तो 5वीं तक, अगर वो मैट्रिक है तो 10वीं तक, यहाँ पे सारी क्लासेस की वो डिटेल आ रही है, यहाँ से वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अब ये रशीदा बीबी जो है ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई तो यहाँ पे आपने इसको नहीं कर देना है, तो ये बिल्कुल जो अगला पेज है वो आपके सामने नहीं आएगा। इसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब कि उसकी रोज़गार की क्या हैसियत है। इसके बाद जो सवाल है वो पूछ रहा है रशीदा बीबी का पिछले 1 माह में रोज़गार की क्या हैसियत रही है। पिछले 1 महीने की ये बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो तीर का निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन्हीं ऑप्शन में ये टोटल 3 ऑप्शन है। इनमें जो पहला ऑप्शन है वो है एम्प्लॉयड, मतलब इसका ये है कि बरसरे रोज़गार है, कि वो पिछले 1 महीने में कोई ना कोई वो काम कर रहा है, चाहे वो दिहाड़ी है या वो कहीं के साथ नौकरी कर रहा है, किसी गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहा है या कोई प्राइवेट मुलाजमत, मतलब कि वो बरसरे रोज़गार है, रोज़गार कमा रहा है पिछले 1 महीने के अंदर, तो आपने इसको बरसरे रोज़गार कर देना है। अगर वो कह रहा है, अगर आपकी नज़र में कि वो बेरोज़गार है लेकिन काम का तलाश में है, काम की तलाश कर रहा है वो, तो आपने इसका दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। इसका मैं मतलब दोबारा समझा देता हूँ। बेरोज़गार तो है पिछले 1 महीने में, लेकिन वो रोज़गार की तलाश में है। मिसाल के तौर पे अगर वो नवंबर के महीने में वो काम करता रहा है, ठीक है, वो अगर वो दिहाड़ीदार था लेकिन दिसंबर वाले महीने में उसका काम नहीं मिला सर्दी की वजह से, लेकिन वो फिर भी अभी भी काम की तलाश में है, तो आपने उसका बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में है वो, आपने ये वाला सेलेक्ट कर देना है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में नहीं है।
इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, वो है भी बेरोज़गार लेकिन वो काम भी नहीं करना चाहता, मतलब उसकी कोई तलाश नहीं है, जिनमें ज़्यादातर रिटायर्ड मुलाजम आ जाते हैं। तालिबे इलम, अब तालिबे इलम जो है वो काम की तलाश में नहीं होता, ज़ाहिर बात है वो घर का फ़र्द है, वो तो पढ़ लिख रहा है। और घरेलू खातून भी कोई काम नहीं करती, वो अपने सिर्फ घर के काम करती हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं करती। अगर वो कोई नौकरी करती हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो बरसरे रोज़गार में आ जाएगा। अगर वो घरेलू खातून है, मतलब कि जिसको हाउस वाइफ भी कहते हैं, तो वो आप ये वाला दर्ज कर देंगे। और इसके अलावा अगर माजूर है, कोई काम नहीं करता, तो आप ये तीसरे नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। अब ये खातून हैं, कोई नौकरी नहीं करती, बस अपने घर के काम काज करती हैं, तो इसका हम तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे। बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में नहीं, रिटायर्ड मुलाजमीन भी इसी में आते हैं, तालिबे इल्म भी इसी में आते हैं, घरेलू खातून जो होती है वो भी इसी में आती है, और मजदूर वगैरह वो सारे ये लोग इसके अंदर ही आते हैं। इसके बाद पूछ रहा है क्या रशीदा बीबी का कोई बैंक अकाउंट है। अगर इनका कोई बैंक अकाउंट है तो आपने हाँ कर देना है। तो वहाँ पे नीचे बैंक का जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा वो सारे बैंक मतलब कि किसी भी बैंक का वो आपको लिख सकते हैं। अगर जैज़ कैश है, इजी पासा है, एमसीबी बैंक है, एचबीएल है, जिसका भी है, अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट है तो आपने जैज़ कैश वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, तो आगे आपसे आपके अकाउंट की मालूमात वो ले लेगा। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपली इसको नहीं कर देना है, तो वो आपसे बैंक की अकाउंट की मालूमात जो है वो नहीं लेगा। तो इसके साथ ही नीचे ये सेव वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करके ये वाली जो सारी मालूमात होगी ये आपने इसको सेव कर देनी है। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी घराने होते हैं, घराने के अंदर जितने भी फ़र्द होते हैं उनकी आपने एक एक करके सबकी मालूमात दर्ज करना होती है। अब लोग क्या करते हैं, जो मोस्टली लोगों का मैंने देखा है, वो सिर्फ ये करते हैं कि एक फ़र्द की यहाँ पे जो मालूमात है वो दर्ज हो गई है, तो वो यहाँ से नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपनी बाकी की मालूमात दर्ज कर लेते हैं, जिनमें राब्ते की मालूमात, असासों की मालूमात, ज़री मालूमात, मुतफर्रक जो भी सवालात होते हैं वो यहाँ पर दर्ज करके और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, एक फ़र्द की अभी मालूमात दर्ज हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू मेंबर का एक बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और जिस तरह हमने इस रशीदा बीबी की मालूमात यहाँ पे दर्ज की हैं, तो इसी तरह बाकी घराने के जो मेंबर होंगे उनकी मालूमात भी हमने यहाँ पे एक एक करके हमने दर्ज करनी है। तो ऐड न्यू मेंबर के बटन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे फिर दोबारा वही फॉर्म खुल के सामने आ गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक होगा जी। यहाँ पे आपने उस फीमेल का, अब मैंने घराने के सरबराह के तौर पर बीवी को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अब मैं इसके शोहर को सिलेक्ट करूँगा, शोहर की मालूमात दर्ज करूँगा, उसकी सारी ये वाली चीज़ें मैं दर्ज करूँगा। फिर इसी तरह इनके जितने भी बच्चे होंगे वो एक एक करके आपने यहाँ पे अपने दर्ज करने हैं। 2 बच्चे हैं चाहे आपके 10 बच्चे हैं, आपने उन सारे बच्चों की मालूमात एक एक इसी ऑप्शन से आपने यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उनकी सारी मालूमात दर्ज करनी है। अगर आप अपने बच्चों की या अपने घराने के जितने भी अफराद हैं उनकी मालूमात दर्ज नहीं करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन नामुकम्मल होगी और आप नाअहल हो सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा आपने इस पूरी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया तो ये दोबारा एडिट नहीं होगी, दोबारा ये मतलब कि इसमें आप किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक एक करके आपने इस बटन पे के ऊपर आपने क्लिक करके अपने तमाम घरानों के बच्चों की मालूमात दर्ज करनी है। आपने सिर्फ अपने बच्चे ही दर्ज करने हैं, किसी दूसरे के बच्चे आपने दर्ज नहीं करने। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि जब मैंने रशीदा बीबी का ये वाला फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं था, रशीदा बीबी से क्या रिश्ता है, क्योंकि वो रशीदा बीबी खुद थी। अब जब हम उनके बाकी मेंबर्स के, उनके तमाम अफराद का डाटा यहाँ पे पुर करेंगे तो यहाँ पे उनका हमने रिलेशनशिप भी सेट करना है कि उसके साथ जिसका हमने मेंबर का सिलेक्ट करना है उसका डाटा हमने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे उसकी रशीदा बीबी के साथ उसका क्या लिंक है, क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या उसके साथ रिश्ता है। अगर मैं यहाँ पे उसके शोहर का डाटा लिखूँगा तो मैं यहाँ से शोहर लिखूँगा। अगर पहले शोहर का लिखा हुआ है तो उसकी बीवी का लिखूँगा तो मैं यहाँ पे बीवी सेलेक्ट करूँगा। उसका जो भी रिश्ता होगा वो आपने यहाँ से उसका वो लाजमी लिखना है। अगर आप यहाँ पे उसका गलत डाटा लिखेंगे, गलत उसका रिलेशनशिप ऐड करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डिस्क्रिपेंसी में चली जाएगी, ना ही आपकी उसमें कोई एप्लीकेशन में आपका नाम मतलब कि कंसीडर हो सकेगा, मतलब कि वो आपका जो डाटा होगा वो सारे का सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमने ये वाला डाटा सेव करना है, ये वाला डाटा हुकूमत पंजाब के पास जाएगा, हुकूमत पंजाब फिर दोबारा वो डाटा आगे फर्दर नादरा को भेजेगी कि जितने लोगों का यहाँ पे हमें डाटा आया है इनको आप वैलिडेट करें कि इनके साथ यही रिश्ता है। तो जितने भी हम यहाँ पे डाटा आपने पुट करना है वो नादरा से वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, जिस घराने का भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस फ़र्द का भी आपने यहाँ पे मालूमात दर्ज करनी है, या तो उसका शनाख्ती कार्ड या फिर उसका बेफाम। अगर बच्चे हैं तो बेफाम का होना ज़रूरी है, अगर वो 18 साल से बड़े हैं तो शनाख्ती कार्ड का नंबर होना ज़रूरी है।
अगर बेफाम बच्चों का नहीं बना हुआ, फिर आपने अपने बच्चों की यहाँ पे मालूमात दर्ज नहीं करनी, या अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो यहाँ पे नहीं दर्ज करनी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं बच्चों का या उन्हीं घराने के मेंबर्स की मालूमात दर्ज कर सकते हैं जिनका बेफाम या शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अगर इन दोनों सूरतों में कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐड न्यू मेंबर वाले बटन से आपने उसको यहाँ पे दर्ज नहीं करना। और आपने ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे आपने गलत शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफाम दर्ज नहीं करना, बेफाम का जो नंबर है वो आपने गलत इंटर नहीं करना। अगर एक भी हिस्से का यहाँ पे मसला आ गया तो आपकी एप्लीकेशन सारी की सारी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक होगा जी। इसी के बाद आखिर में उसकी हेल्थ की मालूमात, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि उसकी बीमारी लिखनी है, अगर कोई है, अगर है तो हाँ कर देना, अगर है नहीं है तो नहीं कर देना है। फिर इसी तरह आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इस वाले आप ये पेज पे आ जाएगा। यहाँ से आपने फिर दोबारा ऐड न्यू मेंबर के बटन पे आपने क्लिक करके नए मेंबर्स को यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है। जब तक आपके मेंबर पूरे नहीं होते तो आपने ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करके आपने वो अपने घराने की तमाम मालूमात दर्ज कर लेनी है। अच्छा जी, ये मैंने इनकी 5 बच्चों की, इनकी खुद की और इनके शोहर की जो मालूमात है वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू मेंबर के बटन से आपने एक एक बच्चे का यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, तो उनकी मालूमात यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी कि उनका रिलेशनशिप इनके साथ क्या है, इनके साथ कौन सा रिश्ता है, जेंडर कौन सा है और उनकी उम्र कितनी है। तो मैंने बेफाम के हिसाब से इन सारे बच्चों का और इनका खुद का और इनके शोहर की मालूमात यहाँ पे दर्ज कर दी हैं। तो अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो अगला स्टेप आपके सामने राब्ते की मालूमात है कि राब्ते की मालूमात में आपने क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आपने या इनका जो करंट एड्रेस है, जो मौजूदा एड्रेस है, वो आपने इनका पता लिखना है। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको डिवीज़न नज़र आ रही है कि आपकी कौन सी डिवीज़न है। तो डिवीज़न आपने यहाँ से जो भी आपकी मुतलका डिवीज़न होगी, भावलपुर है, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोधा। तो यहाँ पे आपने जो भी आपकी डिवीज़न है आपको पता होगा वो आपने यहाँ से लिख लेनी है। यहाँ पे जिस फीमेल का, जिस घराने का मैं डाटा दर्ज कर रहा हूँ तो ये इनकी बहावलपुर डिवीज़न है। यहाँ पे आगे उनका आपने अपना ज़िला लिख लेना है। इनका ज़िला रहीम यार खान है, तो इनकी जो तहसील है यहाँ से जो भी आपकी मुतलका तहसील होगी वो आपने लिख लेनी है। इसके बाद है यहाँ पे यूनियन कौंसल। तो आपके तहसील के अंदर जितनी भी यूनियन कौंसल होगी उन सब के यहाँ पे आपको नाम नज़र आ जाएंगे। तो जो भी आपकी मुतलका यूनियन कौंसल है यहाँ पे वो आपने लिख लेनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे गांव आएगा। ठीक है जी। गांव का नाम, यहाँ पे बेसिकली जो गांव का नाम लिखा हुआ है, जो लोकेशन नेम है, ये आपका मौज़ा है कि आपने अपना यहाँ पे मौज़ा लिखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपकी यूनियन कौंसल 160 पी है तो उसके अंदर मुख्तलिफ गांव होंगे। तो जो आपका मौजूदा गांव होगा, अगर आपकी कोई बस्ती है तो उसकी कोई ना कोई उसका मौज़ा होगा, तो आपने यहाँ पे अपना मौज़ा लिखना है। मौज़ा लिखने के बाद यहाँ पे है पोस्टल एड्रेस, डाक का पता, कि आपकी जिस बस्ती में, जिस गाँव में आप रहते हैं तो उसका कौन सा पता आप लिखेंगे कि आपके घर के ऊपर आपकी जो डाक मौसूल होती है, अगर आपको कभी कोई डाक खाने के ज़रिए कोई चीज़ कोई आपको मिली है तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। मिसाल के तौर पर फ़लाँ बस्ती, आगे उसका जो पोस्टल एड्रेस है, तो मतलब कि जो भी आपको डाक खाना लगता है तो उसका आपने लिखना है कि पोस्ट ऑफिस या डाक खाना फ़लाँ, और जो भी आपको मौज़ा लगता है वो लिखना है। फिर आप आगे उसकी तहसील और ज़िला भी साथ लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से एरिया में, जहाँ पे आपका घर है तो उसका कौन सा एरिया है। ठीक है जी। इलाका कौन सा लगता है, उसको देही इलाका लगता है या शहरी इलाका लगता है। तो जो जिस इलाका में भी आप रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे वो अपना लिख देना है। इसके बाद है जी नियर बाई आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना कौन सा लगता है। अगर आपको पता है कि आपके घर के पास ही कौन सा डाक खाना है, अगर तो आप जानते हैं तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दें। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन नहीं है, कि आप लिख देंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो इसको खाली छोड़ देंगे तो ये एक्सेप्ट इसको कर लेगा। तो फिर इसके साथ ही नीचे पूछ रहा है क्या आप मुस्तकिल और मौजूदा पता एक जैसा है। अगर तो आपका सेम एक ही पता है, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जिस एड्रेस पे अभी आप मौजूदा रह रहे हैं वो दोनों सेम है तो आप यहाँ से इसको यस कर देंगे। अगर आपका नो है तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछेगा। ऊपर वाला जो था वो आपका करंट एड्रेस था कि आप किस पता पर अभी मौजूदा रह रहे हैं, यहाँ पे वो आपने लिखना है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। हो सकता है कि आप अभी फ़िल वक्त जो है वो शहर में रह रहे हो, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपके किसी गाँव का या देहात का हो। ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट और जो मौजूदा एड्रेस है
तो आर्जी पता जिसको कहते हैं और मुस्तकिल पता जिसको कहते हैं, ये है आर्जी पता करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, और ये है परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप मुस्तकिल रहते हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर आपने यहाँ पे हाँ कर देना है, अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो आप नहीं करेंगे। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो मुस्तकिल पता है, उस वही आपने दोबारा यहाँ पे लिख देना है। उसका तरीका ये ऊपर वाला ही है, सेम फॉर्म दोबारा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जिसका मैं ये फॉर्म पूरा कर रहा हूँ, इनका मुस्तकिल पता और आर्जी पता दोनों एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पे इनका हाँ करूँगा क्योंकि उनका दूसरा फॉर्म पुर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है राब्ते की मालूमात, यहाँ पे आपने इनका जो मोबाइल नंबर है वो पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो दो मुख्तलिफ नंबर दर्ज करने के लिए एक तो जो आपने पहले पीछे लिखा हुआ वो आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे दर्ज करने के लिए ये है ऑप्शनल, अगर लिख देंगे तब भी ये हो जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी ये काबिल कबूल है। यहाँ से आपने जो नेटवर्क है इनका वो यहाँ से आपने चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल का नंबर लिख के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपने क्लिक करना है और ये अगले सफ़े पर मूव कर जाएगा। इसके बाद है जी असासों की मालूमात। ये अब राब्ते की मालूमात से अब आगे जो अगला सफ़ा जो आया है वो है असासों की मालूमात। यहाँ पे आपके घराने के जितने भी असासों की मालूमात होगी वो आपने यहाँ पे इंतहाई ध्यान से दर्ज करनी है और बड़ी ही ईमानदारी से यहाँ पे दर्ज करनी है, क्योंकि इसी डाटा की बुनियाद पर आपके घराने की दोबारा से वेरिफिकेशन होगी। हुकूमत पंजाब ने एक और टीम रखी हुई है, जो लोग ये वाला फॉर्म पुर करेंगे उनके घर में एक एक फ़र्द आके वो आपके घराने की पूरी मालूमात की दोबारा से जांच पड़ताल करेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपने यहाँ पे नहीं लिखी तो वो आपके घर में पाई गई तो आपका घराना हमेशा के लिए नाअहल हो जाएगा, और हुकूमत के जितने भी फलाही प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सब में आपका घराना नाअहल करके आपको हमेशा के लिए इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाएगा। तो एसेट्स की मालूमात में सबसे पहले आपका जो सवाल आ रहा है, क्या आपका ख़ानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है। इसका मतलब है कि जिस घर में आप रह रहे हैं क्या वो घराने की जो है मतलब कि उस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है। मतलब कि किस तरह की उनकी मलकियत है, क्या वो मालक काबज़ किराया पर नहीं लिया गया, मतलब कि वो मालक तो खुद है लेकिन उसका कोई भी किराया नहीं लेता। इसके बाद है मालक काबज़ है लेकिन वो किराया वसूल कर रहा है। तीसरे नंबर पर है कि किराया पर, मतलब कि वो किसी को किराया दे रहा है, जैसे आम नॉर्मली लोग जो हैं वो किराए पर रह रहे होते हैं कि रेंट पे वो उनका घर है। इसके बाद है रायती किराया पर, मतलब कि वो एक घराने के अंदर दो फैमिली रह रही हैं लेकिन वो किराया आधा आधा कर रहे हैं। ठीक है जी, रायती किराया है। या वो किसी रिश्तेदार के घर में रहते हैं तो अगर वहाँ पे किराया 5,000 है तो वो उनको कह रहा है कि जी आप जो है वो हमें 3,000 किराया दे दें और 2,000 आप ना दें, ये भी रायती किराया है। और इसके बाद आखिरी है कि बगैर किराए के, जैसे अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि किसी का घर फ़र्क पड़ा होता है, खाली पड़ा होता है, तो वो किसी गरीब फैमिली को कह देता है कि जी आप हमारे घर में रह लें तो आप इसका किराया भी हमें ना दें। तो इसका मतलब है कि वो बगैर किराया के। इसके जो पहले दो ऑप्शन हैं वो आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि उनका क्या मतलब है। पहला जो है कि नॉट सेल्फ हायर्ड और दूसरा है सेल्फ हायर्ड। इसका जो असल मकसद होता है नॉट सेल्फ हायर्ड का, मतलब कि ये मालक खुद हैं लेकिन ये अपने घर का कहीं से भी किसी किस्म का कोई भी किराया वसूल नहीं करते। ये दो ऑप्शन बेसिकली जो हैं ये जो सरकारी मुलाजम या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं जहाँ पे कंपनियाँ उनको हाउस रेंट की मद में उनको पैसे पे करती हैं। जैसे कोई भी सरकारी मुलाजम है, जब अब उसकी सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसके अंदर हाउस रेंट की मद में हुकूमत उनको कुछ पैसे अदा कर रही होती है, वो उनकी तनख्वाह के अंदर लग के आ रहे होते हैं। अगर तो आप किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर या किसी भी सरकारी अदारे के अंदर मतलब कि सरकारी नौकरी करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में मुस्तकिल मुलाजमत करते हैं जहाँ पे आपको सैलरी स्लिप मिलती है, तो अगर तो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप मिलती है, आपकी तनख्वाह आपके प्रॉपर अकाउंट में आती है, तो आपने जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है सेल्फ हायर्ड वाला कि आप वहाँ से किराया वसूल कर रहे हैं, मतलब हाउस रेंट की मद में वहाँ से किराया वसूल करते हैं, तो आपने दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अगर आपका अपना ज़ाती घर है, आप कोई दिहाड़ीदार लोग हैं, आप कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं करते, ऐसी नौकरी जहाँ से आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में आती हो और उसकी आपको सैलरी स्लिप मिलती हो, तो फिर आपने नॉट सेल्फ हायर्ड वाला जो पहला ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। अब जिसका मैं फॉर्म पुर कर रहा हूँ ये घराना बगैर किराए के किसी के घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनका बगैर किराया पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद है कि आपके जिस घर में रहते हैं उस घर की बैरूनी दीवारों में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि आपका घर जो बना हुआ है उसकी जो बैरूनी दीवारें हैं, जो बाहर की चार दीवारी हम जिसको कहते हैं, ठीक है जी, या आपके घर के जो मकान हैं उनकी जो दीवारें हुई हुई हैं वो कौन से मटेरियल की हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें गारे से बनी हुई। इसके बाद है लकड़ी बांस हैं, मतलब कि ये जो झुग्गी वाले लोग रह रहे होते हैं अक्सर, मतलब खेतों में जहाँ पे दिल किया वो टेंट सा लगा के वो बैठ गए हैं,
अगर तो वो लोग हैं तो ये लकड़ी बांस वाला, क्योंकि उनकी वो दीवारें तो होती नहीं हैं। इसके बाद जो पहाड़ों में लोग रह रहे होते हैं वो पत्थर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें भी कोई ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई है तो आप उसके अलावा आप दीगर वाला जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब जिसका मैंने ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इनके जो घर की दीवारें हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं, कच्ची ईंटों की वो बनी हुई हैं, उनके अंदर गारा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है छत किस चीज़ की इस्तेमाल की गई है, मतलब कि आपके घर की जो छत है, जो कमरों की छतें हैं आपकी, वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। आरसीसी मतलब कि उसके अंदर लेंटर का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड है लकड़ी बांस, अक्सर मतलब कि गरीब घरों के अंदर जिनकी कच्ची दीवारें होती हैं उनका वो लकड़ी बांस वाले होते हैं, ऊपर वो जिसके वो तपले से भी कहते हैं कि तपलें डाली हुई हैं वो होती हैं। इसके बाद है सीमेंट या लोहे की चादरें हैं, टीयर गार्डर जो आम नॉर्मल घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या अगर इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की हुई है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप दीगर वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जी आपके घर की नोयत क्या है, कि आप जिस घर में रहते हैं वो एक मंजिला है, दो मंजिला है, कमर्शियल एरिया में है, रेजिडेंशियल एरिया में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब कि खैमा लगा हुआ है, खाना बदोश है, या अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर आपका घर है। तो जो भी आपका घर है, मतलब अगर आप कमर्शियल एरिया में रहते हैं तो आप कमर्शियल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर सिंगल मंजिल है तो आप सिंगल मंजिल उसकी इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा मंजिल हैं तो कसीर मंजिला। ठीक है जी, अगर वो ज़ेर तामीर है तो आप ज़ेर तामीर। जो ये जो खाना बदोश लोग होते हैं ये अपना खैमा इस्तेमाल करते हैं, तो ये खैमा वगैरह जो टेंट लगे होते हैं इनके वो यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो जिसका ये वाला घर है ये वहाँ पे रेजिडेंशियल है, ख़ुद रह रहे हैं, तो हम इसका रहायशी लिखेंगे कि वहाँ पे ये रिहायशी हैं। इसके बाद का जो सवाल है वो लिखा हुआ है, आम तौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए बशमूल सोने और रहने के लिए कितने कमरों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इनके घर के अंदर कितने कमरे हैं, एक दो तीन चार, जितने भी आपके बेडरूम्स हैं। यहाँ पे आपने किचन नहीं लिखना, वाशरूम नहीं लिखने, जो भी सोने वाले कमरे हैं वो आपने लिख लेने हैं। इनके घर के अंदर सिर्फ एक ही कमरा है जिसके अंदर ये रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद है जी खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, कि आप जो घर के अंदर आग जलाते हैं किस चीज़ की आप जलाते हैं, लकड़ी है, गैस है, मिट्टी का तेल है, गोबर है। ठीक है जी, इसके बाद है बिजली, फसल की बाकियात मतलब कि ये जो छड़ियाँ वगैरह होती हैं, कोयला, या इसके अलावा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम इसके अंदर नहीं है तो वो आप दीगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लकड़ी से मुराद इसका मतलब ये नहीं है कि वो छड़ियाँ, इस लकड़ी का मतलब ये है कि ये जलाने वाली लकड़ी होती है, ये आप ख़रीद कर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो वाली लकड़ी है। जो ये जो होती हैं छड़ियाँ वगैरह, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे फसल की बाकियात को इस्तेमाल करेंगे। अब ये छड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं तो ये फसल की बाकियात हम इनका लिख देंगे। इसके बाद है जी आपके ख़ानदान के अफराद आम तौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपके घर के अंदर वाशरूम है उसका जो फ्लश है वो किस चीज़ के साथ मुंसलिक हुआ है। पब्लिक सेवरेज है, मतलब कि आम तौर पर जो सेवरेज लाइन जिसको हम गटर लाइन भी कहते हैं वो है। फ्लश गड़े से मुंसलिक है, मतलब कि कोई बाहर खड्डा वगैरह खोदा हुआ है उसके अंदर उसका मतलब कि जो पाइप है वो गया हुआ है। खुली नाली है, अक्सर देहातों के अंदर खुली नालियाँ चल रही होती हैं, तो ये अगर खुली नाली है वहाँ पे आपके घर के साथ तो आपने खुली नाली लिखना है। खुश्क लैट्रिन है, मतलब कि आप खेतों में जा रहे हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे ये आपने लिख लेना है। इसके बाद है जी आखिर में घर के अंदर बैतुल खला ही नहीं है, मतलब कि आपके घर के अंदर लैट्रिन ही नहीं है, वाशरूम नहीं है आपके घर में, तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद है कि आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का अहम ज़रिया क्या है, कि आप पीने वाले पानी कहाँ से लेके आ रहे होते हैं। जो आपका पीने वाला पानी है, पाइपलाइन का पानी, मतलब कि आपके घर में जो वाटर सप्लाई है वो लगी हुई है। इसके बाद हैंड पंप, मतलब कि आपके घर में नलका लगा हुआ है। इसके बाद है जी मोटर पंप, के आपके घर में मोटर लगी हुई है। इसके बाद है ओपन वेल, मतलब कि गैर महफूज कुआँ है, ऐसे ही मतलब कि कोई खुला कुआँ है वहाँ से वो जाके पानी लेके आते हैं। इसके बाद महफूज कुआँ, मतलब कि एक महफूज कुआँ है वो जो अक्सर देहातों के अंदर कुएँ बने होते हैं वहाँ पे पानी निकालने वाला प्रॉपर सिस्टम होता है वो है। अक्सर दरियाओं के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं वो दरिया से पानी निकालते हैं, दरिया से भर के लेकर आते हैं। नहरों के पास रहने वाले लोग नहरों से पानी भरते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो आपने वहाँ से ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है। अगर चश्मे से पानी भरते हैं, अक्सर जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं जैसे मरी वाली साइड पे वो चश्मे से पानी भरते हैं तो वो अपना चश्मा लिखेंगे। अगर आप मिनरल वाटर बोतल वाला पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये वाला लिख देना है। इसके बाद है टैंकर पानी उठाने वाला, मतलब ये जो बेचने वाले पानी होते हैं अक्सर घरों में सप्लाइयाँ दे रहे होते हैं टैंकर के ज़रिए, तो आपने ये वाला लिख देना है। इसके बाद अगर आपके घर में फ़िल्ट्रेशन प्लांट या आपके कहीं दाएं बाएं फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है जहाँ से आप पानी भरते हैं तो आपने ये वाला फ़िल्ट्रेशन प्लांट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर देना है। इसके अलावा भी अगर आप इन ऑप्शन में से कोई ऐसी जगह से आप पानी लेके आते हैं पीने वाला जिसका नाम इसमें नहीं है तो आप दीगर वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद पूछ रहा है क्या आपके घराने में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है,
अगर तो लगा हुआ है तो आपने हाँ कर देना है, अगर नहीं लगा हुआ तो नहीं कर देना है। अगर आपने बिजली किसी से ली हुई है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी जो बिजली का कनेक्शन है वो आपने किसी के घर से लिया होता है, ठीक है, अपने हमसाए से लिया होता है, आपकी अपनी तो नहीं है लेकिन आपने किसी से ली होती है। तो यहाँ पे यस एक्सटेंशन हाँ तो सी, मतलब कि किसी से आपने ली हुई है। तो इनके घराने के अंदर बिजली नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद है, क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है? सेम उसी तर्ज का ये सवाल है। अगर गैस का कनेक्शन है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नो है। तो अगर आपने किसी से ली हुई है तो आपने इसको तो सी कर देना कि जी हमने किसी और से ली हुई है, हमारी अपनी नहीं है। इसके बाद है जी, आपके घर में लैंडलाइन पीटीसीएल फ़ोन का कनेक्शन लगा हुआ है तो आपने हाँ या ना, या अगर किसी से लिया हो तो आपने इसको नहीं कर देना है। इसके बाद है जी, क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, गाय, बकरियां, भेड़ें, घोड़े, खच्चर वगैरह आपके घर के अंदर हैं? अगर हैं तो आपने हाँ करना है। तो इसके अंदर एक एक यूनिट की आपने उसकी तादाद लिख देनी है, मतलब भैंसें कितनी हैं, गाय कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, गधे, खच्चर, घोड़े, ऊँट, उनकी तादाद आपने यहाँ पे गिनती के अंदर 1 2 4 5 7 जितनी भी होगी वो आपने लिख देनी है। अगर आपके घर के अंदर किसी किस्म का कोई भी मवेशी नहीं है तो आपने इसको सिंपल नो कर देना है कि हमारे घर में किसी किस्म का कोई जानवर नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है कि जी, क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़री ज़मीन है? क्या जिस भी घराने का ये फार्म पुर का आप कर रहे हैं, आपके अपने घराने का या आप किसी हमसाए का, किसी रिश्तेदार का आप फिल कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, क्या कोई ज़री ज़मीन है? अगर हाँ अगर है तो उसकी यहाँ पे इकाइयाँ लिखनी है कि उनकी कौन सी इकाई है, मतलब कि उनके पास एकड़ है, मरले हैं, मरबे हैं। यहाँ पे ज़री ज़मीन की बात हो रही है, उनके घर के प्लाट की बात नहीं हो रही। अगर उनके पास कोई 10 मरले का रहायशी प्लाट है तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पे उनकी सिर्फ ज़री ज़मीन की बात हो रही है कि उनके पास बीजने के लिए, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर अपनी ज़रात की ज़री करते हैं, वो अगर ज़मीन है तो वो आपने यहाँ पे उनकी लिख देनी है। यहाँ पे उनकी, अगर उनके पास 1 एकड़ है तो यहाँ पे आपने एकड़ सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी इकाई लिख देनी है कि इतने उनके पास एकड़ हैं। अगर उनके पास 1 बीघा, जिसको हम कहते हैं, वो असल में 1 जरेब होती है, उसको हमने 1 जरेब करके यहाँ पे उनकी एक लिख देनी है। 2 जरेब 1 एकड़ हो जाएगा तो आपने यहाँ पे एकड़ सेलेक्ट कर लेना है। तो इनके पास ज़मीन अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था, मतलब कि पिछले 1 साल के अंदर आपने ये जो अभी चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्या आपके पास इन चीज़ों में से पिछले साल कोई चीज़ थी? तो इनमें सबसे पहले है हीटर। क्या आपके घर में हीटर, पिछले 1 साल की बात हो रही है, अभी मौजूदा की नहीं है, पिछले 1 साल में आपने हीटर का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो हाँ, अगर नहीं किया तो नहीं। इसी तरह आपने वाशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह इस्तेमाल किया है? तो अगर किया है तो हाँ या नहीं। गीज़र का इस्तेमाल किया है? एयर कूलर का इस्तेमाल किया है? एयर कंडीशनर मतलब कि एसी का इस्तेमाल किया है? इसके बाद है पंखा। इसमें पंखा छत वाला, टेबल वाला, फर्शी, एग्जॉस्ट, कोई भी, मतलब जितने भी पंखे की अक़साम होती हैं वो सारे पंखे यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर पंखा इस्तेमाल किया तो आपने हाँ कर देना है। इसके बाद है जी, कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया है? अगर आपके घर में ओवन वगैरह है तो आपने हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना। क्या आपके घर में चूल्हा है? इसमें चूल्हा जो असल में होता है ये है लोहे वाला चूल्हा, जो गैस में मोस्टली इस्तेमाल हो रहा है। ये जो आम देहातों के अंदर दूसरा मिट्टी वाला चूल्हा है, अगर आपके घर में वो है तो आपने इसको वो भी नहीं करना है। अगर आपके घर में आपके पास लोहे वाला चूल्हा है तो आपने इसको हाँ कर देना है, अगर नहीं है वो वाला तो आपने इसको नो रखना है। आपके घर में टीवी है? इसके बाद है वीसीआर, डीवीडी प्लेयर वगैरह आपके घर में अगर हैं तो वो आपने इसको हाँ या ना करना है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है? एक फ्रीज़र होता है, एक होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब ये है कि वो जो जिसको हम लंबी फ्रिज होती है खड़ी करने वाली, वो होती है रेफ्रिजरेटर। और जो फ्रीज़र होता है वो दूसरा डीप फ्रीज़र जो होता है, जिसके अंदर 2 खाने भी होते हैं नीचे, ठीक है, ये वाला फ्रीज़र होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ है तो हाँ करनी है, अगर नहीं है तो आपने ना कर देनी है। इसके बाद है जनरेटर, यूपीएस, सोलर पैनल। इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ आपके घर में है तो आपने हाँ या नाम के जवाब देना है। इसके बाद है सिलाई या कढ़ाई वाली मशीन आपके घर में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका जवाब देना है। इसके बाद है जी, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। अगर आपके घर में आपके जितने भी आपने घराने के फैमिली मेम्बर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से किसी के पास भी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपने हाँ या ना में जवाब देना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर के जो सरबराह होता है, मियाँ बीवी, उनमें से किसी के पास लैपटॉप नहीं होता लेकिन किसी बेटे के पास लैपटॉप ज़रूर होता है। तो अगर उन बच्चों के पास भी किसी में से किसी के पास लैपटॉप है तो आपने हाँ या ना में इसका जवाब दे देना है। इसके बाद है जी मोटरसाइकिल, कि आपके घराने के पास पिछले 1 साल के अंदर मोटरसाइकिल था? अगर तो मोटरसाइकिल आपका था तो आपने हाँ करना है, अगर नहीं था तो आपने नहीं करना है। ट्रैक्टर की बात हो रही है। इसके बाद है कार। इसके बाद है मोबाइल, सेल फ़ोन। मोबाइल तो तकरीबन हर घर के पास ही होता है, तो पिछले 1 साल में हर घर में मोबाइल तो रहा ही होगा, तो आपने यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद है जी मखसूस इंटरनेट कनेक्शन, कि आपके घर के अंदर कोई वाईफाई वगैरह लगी हुई है तो आपने यहाँ अगर लगी है तो हाँ कर देना, अगर नहीं लगी तो आपने नो कर देना है।
इसके बाद है जी इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल डाटा, कि आपके घर के जितने भी फ़र्द आपने यहाँ पे लिखे हैं उनमें से किसी के पास भी मोबाइल डाटा, मतलब कि मोबाइल के ऊपर वो इंटरनेट चलाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, अगर तो वो चलाते हैं तो आपने हाँ करना है, अगर वो नहीं चलाते तो आपने यहाँ पे ना कर देना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है तो ज़्यादा, लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इनको आपने ध्यान से यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे पुर करके आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये वाला डाटा सेव हो जाएगा और ये अगले पेज पे चला जाएगा जहाँ पे है ज़रूरी मालूमात। तो ये ज़रूरी मालूमात वाला पेज है, यहाँ पे आपने अपने एग्रीकल्चर की मालूमात यहाँ पे दर्ज करनी है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान की ज़रूरी हैसियत क्या है। अगर आप इनफरादी, मतलब कि एक एक बंदा, जितने भी लोग इस सर्वे के अंदर आपने शामिल किए हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक वाहिद फ़र्द यहाँ पे काश्तकारी कर रहा है तो आपने उनका यहाँ पे दर्ज करना है कि कौन काश्तकारी कर रहा है, एक फ़र्द काश्तकारी कर रहा है। अगर वो घरेलू सतह पर, मतलब कि सारे मिलजुल के काश्तकारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उनकी वो लिख देनी है कि जी हम मिलजुल के काश्तकारी करते हैं। तो यहाँ पे अगर काश्तकारी कर रहे हैं तो इसमें ये सवाल आते हैं कि वो काश्तकार खुद हैं कि अपनी ज़मीन मतलब कि अपनी ज़मीन पे काश्तकारी करते हैं, या वो ठेका पे लेके काश्तकारी करते हैं, या वो हिस्सेदार हैं। ठीक है, मतलब ऐसे होता है कि हिस्से पे वो ज़मीन लेके काश्तकारी कर रहे हैं। इसके बाद है जी किस यूनिट में ज़मीन की काश्त की जा रही है, उसके यूनिट क्या हैं, कितने एकड़ पे कर रहे हैं, मरलों में कर रहे हैं, कनालों में कर रहे हैं, मुरब्बे में कर रहे हैं। तो जितनी वो होगी तो वो आपने यहाँ पे पहले ऊपर सेलेक्ट कर लेनी है कि जी हम इतने एकड़ पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो 2 एकड़ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर एकड़ सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आपने 2 लिखने हैं, तो आपके ये मतलब कि 2 एकड़ की ज़मीन पे आपकी काश्तकारी हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर वो काश्तकारी नहीं करते तो आपने तीसरा जो आखिरी ऑप्शन है, काश्तकारी नहीं करते, तो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। अब ये घराना काश्तकारी बिल्कुल नहीं करता, ना इनके पास कोई ज़मीन है, तो ये बंदा जो है ये दिहाड़ीदार है, तो आपने यहाँ पे इनका मैंने इनका वो काश्तकारी नहीं करते वो वाला सिलेक्ट कर दिया है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद है जी जो सेकंड लास्ट दूसरा आखिरी दूसरा जो ऑप्शन है, जो पेज है, वो है मुतफर्रक सवालात का। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन ये है, पिछले 3 सालों में आप या आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, BISP, PSPA, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके बाद है जी ज़कात और उशर, बैतुल माल वगैरह। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आपके ख़ानदान इस घराने के अंदर जितने भी फ़र्द हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें से किसी भी घराने ने कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली जो इमदाद है वो वसूल की है पिछले 3 सालों के अंदर। ठीक है, या किसी ने कोई उशर ज़कात वगैरह आपने वो वसूल की है बैतुल माल वगैरह से। तो अगर तो की है तो आपने यहाँ पे हाँ कर देना है, अगर नहीं की तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। तो इसके बाद जो दूसरा सवाल है, क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेर ख्वार 1 साल से कम बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। मतलब कि कोई ऐसा बच्चा जो आपके घराने में पैदा तो हुआ है लेकिन वो 1 साल से कम उम्र की ही उसकी जो उम्र थी 1 साल से कम थी, लेकिन वो फौत हो गया। तो इस घराने के अंदर कोई नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा आपके घर में कोई ऐसा कोई बच्चा जो पिछले 1 साल में पैदा हुआ, 12 माह के अंदर पैदा हुआ और वो उसकी उम्र 1 साल से कम थी लेकिन वो फौत हो गया, तो आपने उसका हाँ कर देना है। इसके बाद का दूसरा सवाल है, क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है, कि पिछले 1 साल के अंदर कोई आपके घराने में कोई मुर्दा बच्चा तो नहीं पैदा हुआ। अगर तो पैदा हुआ है उसका हाँ करना है, अगर नहीं हुआ तो आपने नो कर देना है। इसके बाद है कि क्या आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन की रसाई हासिल है, क्या आपके घराने के पास मोबाइल फ़ोन है। अगर हम रब्ता करना चाहें तो आपके घराने के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हमने हाँ कर दिया इसको। क्या आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, कि आपके घराने के पास इंटरनेट लगा हुआ है, तो अगर लगा है तो हाँ कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद है, क्या आप या आपका ख़ानदान गुज़श्ता 5 सालों में किसी आफत या आफात से मतलब कि मुतासर हुआ है। मिसाल के तौर पर पिछले 2022 में इधर राजनपुर वाली साइड पे हम देखें, या मियाँ वाली बक्कर, इन इलाकों में सैलाब आया था, तो वहाँ पे कुदरती आफत थी ये, तो उसमें बहुत सारे घराने जो मुतासर हो गए थे। तो उनके लिए ये बेसिकली सवाल है, अगर आपका घराना उस आफत में से मुतासर हुआ है तो आपने हाँ करना है, अगर नहीं हुआ तो आपने नो कर देना है। अगर हाँ हुआ है तो उसके अंदर मज़ीद फिर सवालात आ जाते हैं कि खुश्क साली थी, सैलाब आया था, कोई तूफ़ान आया है, समुद्री तूफ़ान है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, कोई जंगल की आग की वजह से आपकी फसलात को या आपके घर को नुकसान हुआ है, हीट वेव जो गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो उसके अंदर आपका घराना मुतासर हुआ है, कोई ज़लज़ला आया है, या इसके अलावा भी कोई ऐसी वजह जिसमें आपका घराना कुदरती आफत में मुतासर हुआ था, तो आप यहाँ से उसका नाम यहाँ पे कोई ऐसी आफत का नहीं लिखा हुआ, तो आप दीगर वजह में उसको हाँ करके तो यहाँ पे आप अपना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला घराना किसी भी आफत का मुतासर नहीं हुआ, तो इसको हमने नो करना है और इसके साथ ही हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आखिरी जो सफ़ा है यहाँ पे है जायज़ा लें। जायज़ा ले के ऑप्शन पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आखिर में जाके इसका
वो जितना भी फॉर्म आपने ये पुर करना है उसके साथ ही आखिर में जाके आपने अपने सारे घराने की जो मालूमात है वो यहाँ से आप एक दफ़ा देख सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की आपको यहाँ पे कोई गलती बेशी कमी बेशी नज़र आती है तो आप आसानी पिछले सफ़ों पर जाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आखिर में अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी किसी किस्म की कोई भी गलती या कमी बेशी नहीं है तो आप इसको सबमिट करके आप अपना जो फॉर्म है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है, मैं हल्फन इकरार करता हूँ ऊपर फराहम की गई तमाम तर मालूमात मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं, और मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन सर्वे के वक्त फ़राहम करदा तमाम मालूमात गलत या झूठी साबित होने की सूरत में मेरे ख़ानदान को हुकूमत के तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ या फ़लाही प्रोग्रामों के तहत कोई भी फ़ायदा उठाने हासिल करने से रोक दिया जाए। जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि अगर आप अपनी मालूमात यहाँ पे गलत दर्ज करेंगे तो आपका घराना हमेशा के लिए हुकूमत नाअहल कर देगी और जितने भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ या फलाही प्रोग्राम चलते हैं उनमें से हमेशा के लिए आपको बाहर निकाल देगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मालूमात होती है चाहे वो इस PSPR की वो हो, ठीक है जी, पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री PSCR, या NSCR नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमारा सर्वे होता है, उसके अंदर भी जो मालूमात होती है बराए करम दुरुस्त मालूमात फ़राहम किया करें। उसी की बुनियाद पर आपको आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ या फलाही प्रोग्रामों के अंदर जो भी स्कीमें होती हैं उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो आखिर में इसको सबमिट वाले बटन पे आपने क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो सबमिटेड आ गया है, ठीक है जी। तो आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन जिसका आपने इसका लॉगिन बनाया है तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशनें आप जमा नहीं कर सकते। आपको हर दफ़ा एक नए पोर्टल के नए लॉगिन के साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों के साथ ये लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से अपना एंटर कर सकें और जो लाइनें लगती हैं, जो कतार लगती है, उससे आप बच सकें। इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 15 फरवरी 2025 है। उससे पहले पहले तमाम लोग अपना डाटा यहाँ से फिल कर लें ताकि आप आने वाले जो राशन प्रोग्राम होगा इसका मरीम नवाज़ का लोकल पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसमें आपको आपका घराना कंसीडर किया जा सके।